जो मेरी बुआ जी के बेटे हैं धर्मेंद्र जी, वो नहीं आते तो शायद फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते भी नहीं। तो धर्म भाई साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। मैंने सनी को बोला मेरे को अर्जुन में लगवा दे। गुड्डू जी मैं ये पिक्चर आपकी नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट। वहां पे राज कंवर स्कूटर पे जा रहा था, तो मैंने बोला राजू पिक्चर डायरेक्ट करेगा। अरमान कोहली ने पिक्चर छोड़ दी मेरी। शेखर जी मेरे को बोले टेक शाहरुख खान। ये समझ में नहीं आया कि शाहरुख ने 2 जगह डेट क्यों दी। शाहरुख उठा, आंख खोली, मैंने हिलाया उसको। उसकी फर्स्ट लाइन थी शाहरुख की, गुड्डू कभी चलना। जो लोगों ने बोला था कि मैंने गन दिखाई या मैंने कुछ भी नहीं, ऐसा नथिंग। दीवाना फिल्म को बनाने का क्रेडिट मैं फुल प्रोड्यूसर्स टीम को देना चाहता हूँ। जिस फिल्म के लिए डेट नहीं थी वो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई, दीवाना। देन एक सब्जेक्ट फाइनल किया हमने, देन सनी को अच्छा लगा। ट्रेन के नीचे आके गाय कट गई, ये कैरेक्टर और ये सीन ने मुझे बोला ये फिल्म बनानी है। मैंने सनी देओल जब एक्शन करता है उसके पीछे का रीजन और उसकी सच्चाई, उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इतना अच्छा पोर्ट्रे करता है सनी, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है। और खेर साहब का परफॉर्मेंस अमेजिंग। सनी जो इमोशंस को समझता है, या खेर साहब जो इमोशंस को समझते हैं, या अमरीश जी समझते थे, कमाल। अक्षय ने बोला समझ आया कि इमोशंस किसको बोलते हैं, शायद मैं समझा पाया उसको। और अमरीश जी ही वाज लाइक माय फादर। वहां पे हॉस्पिटल है मनाली में, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, गुड्डू ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जिस दिन अमरीश जी की डेथ हुई मुझे लगा मेरा फादर सेकेंड टाइम गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूत्रधार विद विनीत राय। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म निर्माता और निर्देशक जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त कहानी कहने की स्टाइल और डायरेक्शन से ऑडियंस के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने लेजेंड शाहरुख खान जैसे स्टार्स को बॉलीवुड में डेब्यू कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन और ड्रामा के मास्टर गुड्डू धनोआ जी के बारे में। दीवाना, जिद्दी, बिच्छू, 23 मार्च 1931 शहीद जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी पहचान बनाने वाले गुड्डू धनोआ जी का सफ़र बेहद ही इंटरेस्टिंग रहा है। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा और इमोशन का बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे उनके करियर के बारे में, उनके फिल्मों के पीछे की दिलचस्प कहानियां और डायरेक्शन से जुड़े कुछ अनसुने पहलू। तो आइए स्वागत करते हैं गुड्डू धनोआ जी का। गुड्डू सर, वेलकम टू सूत्रधार। धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू काफी दिन से हम पीछे पड़े हुए थे, आपके पास टाइम की कमी थी और आज आपने टाइम निकाला। यस, थैंक यू, धन्यवाद। सो सूत्रधार विद विनीत राय इज समथिंग जिसमें हम आपके करियर और क्राफ्ट के बारे में बातें करते हैं। या बिल्कुल जी, किस तरीके से आपका जीवन रहा और उससे आने वाले जनरेशन को क्या सीखना चाहिए, बिकॉज आज हम थोड़ा उस ईरा में रहते हैं जहाँ पे ना वी डोंट सेलिब्रेट आवर एल्डर्स। सो मेरे शो में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे एल्डर्स को, जिन्होंने हमको बहुत बेहतरीन फिल्मोग्राफी दी है, उसको सेलिब्रेट किया जाए। दैट इज़ माई ओनली कॉज। सो सबसे पहले, क्योंकि सभी दर्शक मेरे जानने वाले वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके शुरुआती दिनों के बारे में बताएं कि कहाँ पैदाइश हुई और किस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई। मेरा जो जन्म हुआ था वो जम्मू के अंदर हुआ था जी। मेरे फादर पहले आर्मी के अंदर थे। अच्छा। और मैं पंजाब से, हम लोग बिलोंग करते हैं। स्टडीज़ मेरी दिल्ली में हुई। अच्छा। और फिर मेरे फादर बॉम्बे लेके आए हमको। अच्छा, सो आपके फादर इंडस्ट्री में ही थे? नहीं, मेरे फादर इंडस्ट्री में नहीं थे, बट मेरे बुआ जी के बेटे धर्मेंद्र जी, धर्म साहब, वो इंडस्ट्री में थे जी। और आपकी फिल्मोग्राफी में पूरा इम्पैक्ट पता चलता है कि ये फैमिली बड़ी स्ट्रांग है। या वो तो है। उस फैमिली से आपका जो नाता है वो तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ
और किस तरीके से डिड यू असिस्ट एनीवन, या किसी तरीके से कुछ आप शुरुआती दिनों में किस तरीके से फिल्मों में रुझान आपका हुआ? आई मीन मेरा दिल्ली में हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे और मेरे फादर आर्मी से सिविल में आ गए थे, उन्होंने शिफ्ट कर ली थी अपनी जॉब जी और दिल्ली जीपीओ पोस्ट मास्टर थे वहाँ पे, ये डिप्टी पोस्ट मास्टर। जी तो जब फादर मेरे रिटायर हुए जी। तो बोलते हैं ना, एक टिपिकल एक हिंदी फिल्मों में एक सीन होता है, वो सीन हमारे घर में भी हुआ था अच्छा कि मैंने मेरे फादर को बोलते हुए सुन लिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ तो जी। घर कैसे चलेगा। मेरी मदर से बात कर रहे थे वो, अच्छा तो मैंने भी सुना वो लाइन, टेंशन हुई बहुत जी कि घर कैसे चलेगा वाकई। जी और मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया, जी। स्टडीज़ को मैंने छोड़ दिया। अच्छा जलवा ऑटो इलेक्ट्रिक करके कंपनी थी अच्छा जो हॉर्न बनाती थी, जी। मैं वहाँ अकाउंट्स लिखता था उनके। अच्छा और उसके पहले मैंने जूस बेचा, साइकिल पे क्रेट रख के डोर टू डोर, यार एप्पल जूस, हिमाचल गवर्नमेंट का। अच्छा तो स्ट्रगल तो था लाइफ के अंदर। जी। और फिर मेरे फादर जब रिटायर हो गए, फिर हमको क्वार्टर खाली करना था अच्छा क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर अब ज़्यादा देर रख नहीं सकते। जी। तो कहाँ जाएंगे। देन फादर ने मेरे को बोला कि बॉम्बे चलते हैं। अच्छा और मैं बॉम्बे आना नहीं चाहता था, मेरे सारे दोस्त दिल्ली में थे, जी स्कूलिंग दिल्ली में, बचपन दिल्ली में। जी तो ज़बरदस्ती मेरे फादर मेरे को लेके आए बॉम्बे। जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे फादर का कि वो मुझे यहाँ पे लेके आए, जी जी बिल्कुल। क्योंकि आज मैं जो हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी इसका श्रेय मैं मेरे जो भाई साहब हैं, जो मेरे बुआ जी के बेटे हैं, धर्मेंद्र जी, मैं उनको देना चाहूँगा। अगर वो नहीं आते तो शायद हम इस लाइन का, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। या And तो he's ऐसे been a- बॉम्बे आना हुआ। जी 2 साल काफ़ी मेहनत, भटका, इधर उधर काम मिला नहीं। जी देन मेरी सिस्टर जो धर्म जी से छोटी हैं, हम उनको मुन्नी बहन जी बुलाते थे, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया के अंदर। वैसे उनका नाम सुदर्शन देहल, जी जो हमारे जीजा जी थे, विक्रम जी, उन्होंने फिल्म बनाई थी प्रतिज्ञा जी। फिल्म धर्म जी उन्होंने वाली। बनाई थी। देन उन्होंने मेरी सिस्टर ने बोला कि तू इधर उधर क्यों भटक रहा, तू हमारी कंपनी को ज्वाइन कर। उन्होंने मुझे काम पे रखा, अच्छा जहाँ से मैंने सब सीखा जी कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, जी। कैमरा क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। उस टाइम पे नेगेटिव के ऊपर फिल्में बना करती थी। राइट राइट राइट। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, डेवलप कैसे करते हैं, जी लोकेशंस कैसे बुक की जाती हैं, एक्टर्स को कैसे मिला जाता है, कॉस्ट्यूम कौन, आई मीन पूरी फिल्म मेकिंग जो होती है, जी। प्रोसेस पूरा मैंने वहाँ पे सीखा। तो उसके बाद पहली पिक्चर थी मेरी सितमगर, जिसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। जी। देन सेकंड पिक्चर मैंने करी बेताब, अच्छा एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा थर्ड फिल्म सनी की शुरू हो रही थी, अर्जुन। जी मैंने सनी को बोला मेरे को अर्जुन में लगवा दे, जी क्योंकि यहाँ पर फिल्में कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पर प्रोडक्शन था नहीं। तो सनी ने फिर करीम से बात करी, ये लोग सब दोस्त, जी। अपना क्लास फेलो सारे दोस्त थे, करीम तो मुरानी। करीम मुरानी वगैरह जी। सब। देन करीम से बात करी और सनी ने मेरे को वहाँ पे रखवा दिया। जी देन मैंने थर्ड पिक्चर अर्जुन करी, जहाँ पे मुझे और भी टेक्निकली एज ए प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन हैंडल करता था, बट दिमाग डायरेक्शन की तरफ ही चलता था जी 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 कि जी कैसे शॉट्स लेते हैं, कैसे क्या होता है। जी सीखा और इस इंडस्ट्री में आए हम लोग। जी जी जी। और बहुत अच्छा हुआ या कि मतलब आप आए, और उसके बाद तो खैर अभी तो हम बातचीत करेंगे या कि उसके बाद का जो जलवा आपका रहा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो सारी प्रोसेस होने के बाद 1992 में दीवाना आई, जिसमें यू वर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। या सो हाउ दीवाना हैपेंड, या किस तरीके से दीवाना शुरू हुई या और क्या उसका प्रोसेस रहा, वो हमें जरा बताएं। फिल्म मेकिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट है, स्टोरी और स्क्रीन प्ले। जी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हम लोग ये कहानी चुनते हैं कि इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए, देन उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे कहना है, उसका भी एक तरीका है जिसको हम जी। स्क्रीन प्ले बोलते हैं, कि जी। स्क्रीन पे पिक्चर कैसे प्ले करेगी। जी एक ऊपर वाले का भी स्क्रीन प्ले है, Right, जो right. आपकी लाइफ का स्क्रीन प्ले होता है, वो आपको कैसे लेके जाता है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। वो जो स्क्रीन प्ले था मेरी लाइफ का, जो मैंने अर्जुन जब मैंने कंप्लीट करी, तो जो मैं अर्जुन कर रहा था, करीम, बंटी एंड अली मोरानी, ये 3 प्रोड्यूसर्स थे, जी बंटी सूरमा। जी तो बंटी सूरमा ने मेरे को बोला कि गुड्डू, एक मेरा दोस्त है भार्गव भट्ट, वो एक गुजराती पिक्चर बनाना चाहता है, तो उसको एक बजट बना के देना है। अच्छा। तो तू बना देगा? मैं बोला हाँ मैं बना दूंगा बजट। तो मैंने बजट बना के दिया उसको,
चला गया वो, 5-6 महीने बीत गए, फिर वो वापस आया बंदा और मैंने बोला क्या हुआ, तेरी पिक्चर का क्या हुआ? कहता नहीं कुछ नहीं हुआ यार गुड्डू, बना नहीं कुछ, बात नहीं बनी। देन ही सेड तू और मैं मिलके पिक्चर बनाते हैं। अच्छा। तो मेरे तो दिमाग में भी कभी था नहीं जी। अगर वो आदमी मुझे नहीं बोलता कि पिक्चर बनाते तो शायद मैं आज भी प्रोडक्शन कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता जी। वहां से मैंने उसके साथ फिल्म बनानी शुरू करी। जब मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है तो ही सेड फाइनेंस मैं अरेंज करूंगा, तो टेक्निकल साइड तू संभाल पूरी। और हमने पिक्चर प्लान करी मेरा लहू, गोविंदा एंड किमी घाट का। मेरा लहू फर्स्ट पिक्चर थी मेरी जी। वो हमने बनाई, रिलीज करी और उसके अंदर मेरे को याद है मुझे 7 लाख का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम पे, उस जमाने में। उसके बाद गोला बारूद करी, डेविड धवन की सेकंड पिक्चर, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, और वो फिल्म नुकसान दे के गई मेरे को। अच्छा। वो फिल्म मेरे को नुकसान दे के गई। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि डेविड धवन अगर नहीं होता तो शायद मैं बहुत बड़े कर्जे में होता। बिकॉज ऑफ डेविड धवन वो फिल्म बहुत स्मूथली निकली और रिलीज हुई। तो उसके बाद मेरे पास 2 साल काम नहीं था जी। शबनम कपूर, स्वीटी, ललित कपूर मेरे दोस्त थे, राजू कोठारी मेरा दोस्त था। देन शबनम ने मेरे को एक दिन बोला गुड्डू चल मद्रास चलते हैं, पिक्चर देख के आते हैं। ऐसे चंद्रशेखर उनकी पिक्चर डायरेक्ट कर रहा था, इंसाफ की देवी। अच्छा। हाँ, तो हिंदी पिक्चर थी रेखा जी के साथ, रेखा जी और आई थिंक जितेंद्र जी थे। हम लोग गए मद्रास, चल ऐसे ही फिल्में देख के आते हैं। तो हम लोग गए, पिक्चर देख के आए, 3-4 पिक्चरें देखी हमने एक दिन में जी। और थोड़े दिनों के बाद मैं गया शबनम के यहाँ पे, स्वीटी के यहाँ पे, तो बोली गुड्डू याद है तेरे को हमने वो पिक्चर देखी थी, एक ऐसे कहानी सुनाई मेरे को थोड़ी सी। और मैं बोला हाँ। बोली मैं गुड्डू वो पिक्चर बना रही हूँ। अच्छा। हाँ, बोली मैं वो पिक्चर प्लान कर रही हूँ। और मैं 2 साल से फुल स्ट्रगल ऑन, मतलब खाने पीने का भी प्रॉब्लम। रेंट पे मैं रहता था जुहू में, 10th रोड पे, माई लिटिल होम करके बिल्डिंग थी। जी। 5,000 रुपया रेंट था उस घर का, 1 बेडरूम हॉल। और मैं कैसे भी करके 60,000 रुपया वो लेडी को दे देता था। हाँ। कि साला ऐसा नहीं हो कि मेरे को कोई निकाल दे। एक साल की टेंशन दूर। तो ये हालात थे मेरे। तो मैं बोला ठीक है यार, बड़ा अच्छी कहानी थी। मैंने बोला वेरी गुड शबनम, बनाओ। वहां से खा पी के मैं निकला जी। मैं जुहू सर्कल पे पहुंचा और जुहू सर्कल पे मैंने यू टर्न मारा। अच्छा। मैं वापस गया शबनम के पास, मैंने बोला ये पिक्चर मेरे को बनाने दे, मैं और स्वीटी बनाते हैं। हाँ। उस लेडी ने 2 मिनट नहीं लगाए, शी सेड बना ले। हाउ ग्रेसफुल। आई मीन दीवाना का जो क्रेडिट है, दीवाना फिल्म को बनाने का क्रेडिट मैं फुल प्रोड्यूसर्स टीम को देना चाहता हूँ। है टेक्नीशियन जुड़े हैं उसके अंदर। नदीम श्रवण सबसे बड़ा हीरो था जी। नदीम श्रवण का जो म्यूजिक था वो दीवाना के सबसे बड़े हीरो वो थे। सही बात है। बट प्रोड्यूसर्स ने जो फिल्म बनाई, जो सब्जेक्ट चुना, सब्जेक्ट सुनाया, ऋषि कपूर को सुनाया, और डायरेक्टर थे एस ए चंद्रशेखर। तब तक जी हम लोग प्लान कर रहे थे जैसे जैसे। इस दौरान मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बॉबी देओल को लॉन्च कर रहे थे फिल्म चैंपियन। शेखर कपूर डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो धर्म भाई साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि जावेद साहब को और शेखर कपूर को तू हैंडल करेगा। अच्छा। इनको जो चाहिए, कुछ कोई नॉवल चाहिए, कोई बुक चाहिए, कोई फिल्म चाहिए, जो भी मांगना चाहे तो इनको प्रोवाइड करके देना है जी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं लगा हुआ था उनके साथ। बॉबी देओल के अगेंस्ट लड़की ढूंढ रहे थे ऑपोजिट, जिसको किसको हीरोइन को कास्ट करे। मैंने पूजा भट्ट का मैंने कुछ देखा था, तो मैंने धर्म जी को बोला कि आप ऐसे ऐसे करके एक लड़की है, आप देख लो उसको, अच्छी है वो। तो धर्म जी बोले रील लेके आ। तो रील लेके आ मतलब नॉर्थ बॉम्बे में महेश भट्ट साहब का एडिटिंग रूम था। मैंने वहाँ से फिल्म की एक रील ली और धर्म जी ने देखी वो सनी सुपर साउंड में जी। धर्म जी ने रील देखी, बोले ठीक है यार, अच्छा है, सब है गुड, एक काम कर, ये म्यूजिक डायरेक्टर को बुला, नदीम श्रवण। उसके अंदर गाना था दिल है कि मानता नहीं का टाइटल सॉन्ग। मैं नदीम और श्रवण को यारी रोड से लेके जाता था धर्म जी के बंगले पे। अच्छा। वहाँ सेटिंग्स होती थी, छोड़ता था उनको, लेके आता था। तो उस दौरान मैंने नदीम को बोला कि यार मेरी भी एक छोटी सी फिल्म है नदीम भाई, आप करोगे? ही सेड हम करेंगे। देन नदीम श्रवण इन हो गए। देन सिटिंग्स चलने लगी। ऐसे चंद्रशेखर मद्रास के डायरेक्टर, वो डायरेक्ट कर रहे थे, उनका ही सब्जेक्ट था वसंत रागम जी, साउथ की फिल्म थी, जो उसी को हिंदी में रीमेक करने का प्लान हुआ। म्यूजिक सेटिंग्स शुरू हो गई। मैं फ़ोन करता था चंद्रशेखर जी को, सर म्यूजिक सेटिंग। वो बोलते थे सर आई डोंट नो हिंदी, यू गो एंड फाइनलाइज द सॉन्ग। अच्छा। तो हमने 4 गाने फाइनल कर दिए। हाँ।
ऐसी दीवानगी देखी नहीं गई, हाँ, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, याद रहा। पायलिया सॉन्ग एंड तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नाम जी, हम तुम कोई ना कोई चाहिए। नहीं, वो बाद में फाइनल हुआ है। ये हाँ, चार गाने, ये 4 गाने। सब्जेक्ट चिंटू जी को सब्जेक्ट सुनाया था शबनम ने, हाँ, दिव्या भारती को, और अरमान कोहली फिल्म के अंदर थे उस टाइम, हीरो थे अच्छा, या वो हीरो थे फिल्म के। ओ, उसी दौरान वो इंसाफ की देवी में भी थे। जी, ऐसे चंद्रशेखर जी आए एक दिन, सी प्रिंसेस में ठहरते थे, उन्होंने हमको बुलाया और बोले कि आके मिलो। तो हम लोग मिलने गए। बोले यार गुड्डू जी, मैं ये पिक्चर आपकी नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट। तो मैं बोला क्यों सर? बोले आई एम डूइंग 2 तेलुगु फिल्म, तेलुगु तमिल जो भी वो लैंग्वेज करते थे, एंड आई एम डूइंग शबनम जी से इंसाफ की देवी, देन आई एम प्लानिंग बेगम साहिबा, उनकी एक और पिक्चर प्लान हो रही थी। तो 4-5 प्रोजेक्ट है मेरे और मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आप डायरेक्टर किसी और को ले लो। इवन सब्जेक्ट के पैसे भी मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने बोला अच्छा, आप डायरेक्टर किसी और को ले लो। हम सी प्रिंसेस से निकले और चांद सोसाइटी की गली में, जुहू जी, वो जो अंदर एक छोटी अंदर सी एक लेन गली है, जाती है। छोटी सी लेन जाती है, वहां पे राज कंवर स्कूटर पे जा रहा था। अच्छा, तो मैंने बोला राजू पिक्चर डायरेक्ट करेगा? राज कंवर स्कूटर पे जा रहा था। मैं बोला पिक्चर डायरेक्ट करेगा? कहता हाँ। मैं बोला कल 11 बजे माय लिटिल होम आ जा। देन कैसे राज कंवर एंटर हुआ पिक्चर के अंदर। इंसाफ की देवी जो बन रही थी, शबनम जी का कुछ प्रॉब्लम हुआ अरमान कोहली के साथ। अच्छा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ। जी, जी, वो पिक्चर वहां से उन्होंने निकाल दिया या निकल गए, जी। जो भी प्रॉब्लम हुआ वो हो गया। देन मुझे राजकुमार कोहली साहब का फोन आया कि गुड्डू यार वो पिक्चर से मेरे को निकाल दिया मेरे बेटे को, तेरी पिक्चर भी हम नहीं करेंगे। मैं बोला क्यों सर, ऐसा क्यों राज जी? बोले नहीं, उसका हस्बैंड तेरा पार्टनर है, एक ही थाली के लोग हैं। कपूर। हाँ, एक ही थाली के लोग, तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, बड़ी टेंशन यार। मैं बोला 2 साल के स्ट्रगल के बाद पिक्चर प्लान करी और ये सब चीज़ें हो रही हैं। उधर से शेखर जी मेरे को बोले मद्रास जाना है अंजलि पिक्चर के स्पेशल इफेक्ट देखने। वो चैंपियन में कुछ स्पेशल इफेक्ट बहुत थे, तो वो पिक्चर बहुत फेमस हुई थी अंजलि। अच्छा, हम लोग गए, प्लेन में बैठे थे, तो ऐसे ही बोले तू क्या कर रहा है? मैं बोला पिक्चर प्लान कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। यार बट अरमान कोहली ने पिक्चर छोड़ दी मेरी, तो मैं किसको लूँ मैं सोच रहा हूँ। देन ही सजेस्टेड मी टेक शाहरुख खान। बोला शाहरुख खान कौन है? कहता है फौजी और सर्कस देखा? मैं बोला हाँ देखा है। तो बट मेरे को याद नहीं आ रहा था। देन मद्रास जाके आए, वापस आए, शाहरुख को फोन किया। शाहरुख ने बोला मैं दिल्ली आ जाओ। अच्छा, दिल्ली आ जाओ। और मैं और फिर राज कंवर दिल्ली गए और दिल्ली में होस्ट रेस्टोरेंट के अंदर मीटिंग फिक्स हुई 12 बजे। अभी राज कंवर ऐसे बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ और ये रेस्टोरेंट है चारों तरफ, और मैं राजू को पूछ रहा हूँ, राजू यार ये शाहरुख खान मेरे को याद दिला यार, ये बंदा कौन है? कहता वो गुड्डू भैया वो ऐसे 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 वो सर्कस फौजी। तो इतने में एग्जैक्ट 12 बजे शाहरुख एंटर किया होस्ट रेस्टोरेंट के गेट पे। मैंने बोला यही है शाहरुख खान? कहता हाँ। मैं बोला डन। बोला मैंने सीधा डन कर दिया, क्योंकि उसको देखते ही मुझे याद आ गया सर्कस एंड फौजी पूरा। अभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो मैंने शाहरुख को हाथ हिलाया कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। देन शाहरुख आ गया, बैठ के बातचीत शुरू हुई। मैं बोला पिक्चर करनी है। देन ही सेड मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा फिल्म, मैं तो ऑलरेडी 5 पिक्चरें कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बोला 5 पिक्चरें कर? कौन सी 5 पिक्चरें कर रहा है? देन ही सेड हेमा जी की कर रहा हूँ, दिल आशना है, सिप्पीज की कर रहा हूँ, राजू बन गया जेंटलमैन, किंग अंकल कर रहा हूँ राकेश रोशन जी की, देन कभी हाँ कभी ना, और FC महराज की चमत्कार। अच्छा, तो मेरे पास तो डेट ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। तो मैंने बोला एक काम कर, सब्जेक्ट सुन ले। हाँ। तो बोला ठीक है सब्जेक्ट सुन लेता हूँ, कल 12 बजे मेरे घर पे, सेकेंड है 12 बजे घर पे शाहरुख के, सब्जेक्ट नरेट करना शुरू किया और फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया। और ही से खाना खा लें? मैं बोला ठीक है खाना खा लेते हैं। और फर्स्ट हाफ में वो था ही नहीं। हाँ। उसकी इंट्रोडक्शन सेकेंड हाफ में थी जी। खाना खा के सेकेंड हाफ नरेट किया। देन ही सेड आई एम डूइंग योर फिल्म गुड्डू। 8,000 का चेक, 3,000 कैश, 11,000 रुपया साइनिंग जी शाहरुख को दिया। बट बोला एक शर्त है मेरी, अगर किसी की कैंसिल होगी डेट तो मैं तेरे को बताऊंगा, तो मैं शूट करूंगा, बट अगर किसी की कैंसिल वैंसल नहीं हुई तो मैं नहीं कर पाऊंगा अरेंज। मैं बोला डन। सिचुएशन सर देखो, डेस्टिनी किसको बोलते हैं? जिस फिल्म के लिए डेट नहीं थी, जो लाइन में नहीं थी, वो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई दीवाना और सबसे बड़ी हिट हुई।
मतलब वो 5 फिल्में जो कर रहे थे, आई थिंक, मुझे लगता है जी उनमें वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी सब जी में। जी तो ऐसे ये दीवाना की कहानी है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमने अरमान कोहली के साथ शूट किया, उसको शूट करके निकाला, नहीं, नेवर। हमने अरमान के साथ एक दिन भी शूट नहीं किया था। जी जी शूट जी हमने सिर्फ शाहरुख के साथ किया। उस पिक्चर का एक पोस्टर बहुत फेमस हुआ था, दीवाना का, जो जो शाहरुख का पोस्टर था जी कि वो लड़की को होल्ड कर रहा है ऊपर और लड़की ने हक किया हुआ, दिव्या ने, वो लोगों ने बोला कि वो अरमान कोहली के साथ शूट किया था। वो भी नहीं उसके साथ हमने शूट किया था। हाँ, मतलब ही वाज नॉट इन द पिक्चर ओनली। नो नो, नॉट इन द पिक्चर ओनली। वो हमने शूट किया था वीरेंद्र जी, जो पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर थे, जिन्होंने मेरी फर्स्ट पिक्चर मेरा लहू डायरेक्ट की थी। अच्छा उनका बेटा था। अच्छा हाँ, उसके साथ हमने पिंकू पिंकू हम तो पिंकू बुलाते हैं उसको, उसके साथ शूट किया था। अच्छा तो ऐसे दीवाना बनी और सुपर डुपर हिट हुई। जी। और दीवाना में ना, बिकॉज वी वर तो स्मॉल, बट क्योंकि हम पढ़ते रहते थे ट्रेड मैगजीन्स और ये सब दुनिया भर की चीज़ें, उसमें ना काफ़ी एक न्यूज़ फैला था कि शाहरुख को गोवा से लाया गया और आपका नाम भी उसमें उस तरीके से दिया गया। वो भले, आई मीन, इट इज, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई। मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा उसको, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और वो मैंने भी सुना, लोग बोलते हैं ऐसा जी और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे को शाहरुख ने डेट्स दी थी जी और नटराज स्टूडियो में हमारा सेट लगा था जी जिसके ऊपर गाना पिक्चराइज होना था। चिंटू जी, दिव्या, शाहरुख, सुषमा सेठ और दोस्त वोस्त, काफी बड़ा कॉम्बिनेशन था जी और सेट लगा था। और हम इतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे जी बर्दाश्त कर सके हाँ। कि कोई नहीं है। तो मेरे को इन्फॉर्म किया गया, शाहरुख के ही प्रोड्यूसर्स के एक बेटे ने मुझे इन्फॉर्म किया कि गुड्डू वो तेरी शूटिंग में नहीं आ रहा है। हाँ अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि शाहरुख ने 2 जगह डेट क्यों दी, वहां क्यों दी और यहाँ क्यों दी। अगर मेरे को डेट दी तभी तो मैंने सेट लगाया, सही बात है ना। तो मेरे को ऐसा बोला गया कि वो नहीं आ रहा। तो मैं गया वहां पे, गोवा गया, वो गोवा में शूट कर रहा था, कभी हाँ कभी ना की। मैं होटल में सो रहा था वो, जब मैंने उसको उठाया और शाहरुख उठा, आंख खोली, मैंने हिलाया उसको। उसकी फर्स्ट लाइन थी शाहरुख की, गुड्डू कभी चलना है, गुड्डू कभी चलना है। मैं बोला अभी चलना है। देन ही सेड हमारी शूटिंग कभी है। मैं बोला कल सुबह। तो बोलता है काम करते हैं गुड्डू, मेरी रात को यहाँ पे शूट है, नहीं तो इनका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, तो ये शूट करता हूँ मैं और सुबह की फ्लाइट लेके हम लोग आ जाते हैं। सुबह जाते हैं वहां पे। जो लोगों ने बोला था कि मैंने गन दिखाई या मैंने कुछ भी नहीं, ऐसा नथिंग। अच्छा मैं क्यों गन दिखाऊंगा उसको, जी, है ना, मैं क्यों गन दिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं है ऐसा। आपकी पिक्चर का हीरो है। हाँ, मेरी पिक्चर का हीरो है यार, एंड इज अ डिसेंट गाय, मस्त आदमी है यार, मस्त लड़का है। देखो उसका मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा जिसके अंदर उसने बोला कि जब उसने डिसाइड किया इस फिल्म लाइन में आने का, तब उसका ये सोच थी कि मैं कोई बड़ा मेकर नहीं देखूंगा, मैं कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं देखूंगा, मैं सब्जेक्ट देखूंगा कि सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, बनाने वाले पीछे कौन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बात है। वो फिल्म बना सकते हैं, अगर ऐसा होता है या उसकी ऐसी नेचर होती है। मैंने खुद उसका इंटरव्यू देखा तो शायद दीवाना बनती ही नहीं। सही क्योंकि बात है। मेरा डायरेक्टर ने, या हम लोग ने, गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं था, कैसे पैसा इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई हमने जो बहुत बड़ी हिट हो गई, जो दिल से बनाई, जो पैशन के साथ फिल्म बनाई। जी तो उस लड़के की सोच बहुत अच्छी है जी बहुत अच्छी थी। तो मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगा यार मैं जी। किसी के साथ। जी, और ये क्लैरिफाई, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, सब अपने जीवन में व्यस्त होते हैं और कहानियां ऐसी चलती रहती हैं, या और वो कहानी किस रूप में किसके पास पहुंचती है पता नहीं होता है। या और उसके बाद भी वो गोवा में सारी रात शूट करता था। हम एवरी डे 4 दिन फ्लाइट लेके बॉम्बे आते थे, बॉम्बे में शूट करता था, शाम की फ्लाइट से गोवा जाते थे, वहां शूट करता था, सेकेंड डे बॉम्बे आता था, दीवाना शूट करता था। 4 दिन चला ये। आप फिल्म के अंदर 1-2 सीन है, अगर आपको साफ पता चल जाएगा उसके चेहरे पे थकावट है कि जो आदमी सोया ही नहीं, उसका हाल तो फिर ऐसा ही होगा ना। बट ही वॉज अ फैंटास्टिक गाय। क्योंकि जब दीवाना कंप्लीट हुई तो हमको ये बोला गया था, किसी ने बोला हम आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अच्छा, या वो आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अच्छा, क्यों, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है किसी का। आई थिंक राजू बन गया जेंटलमैन का, राजू बन गया जेंटलमैन फर्स्ट रिलीज होने वाली फिल्म थी जी। तो मैंने शाहरुख को पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, हमारी पिक्चर तो कंप्लीट है। तो शाहरुख ने मेरे को यही बोला था कि गुड्डू, एक्टर का लास्ट क्या होता है, एक्टर को लास्ट में क्या करना होता है। तो मैंने बोला लास्ट तो डबिंग होती है।
तो तू बोला डबिंग रख ले, फिर मैं कर रहा हूँ तेरी डबिंग। मतलब उसने पिक्चर नहीं रोकी हमारी जी। चाहता तो वो रोक सकता था। पिक्चर पिक्चर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। सुपर डुपर हिट हुई, या मतलब मेरे को याद है, मैं बादल बिजली बरखा माटूंगा में 3 थिएटर थे, मैं वहां देखने गया था और ऑडियंस सीटों के ऊपर, एक सरदार लड़का सीट के ऊपर डांस, और इतना पैसा गिर रहा था गानों के ऊपर, मतलब मेरा रोना निकल गया इमोशनली। जी मैं रो पड़ा वहां पे थिएटर के अंदर कि ऐसा भी, मेरी तो लाइफ की पहली पिक्चर जिसके बिल्कुल, अंदर, एंड इट्स सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर यू। यस, और हम वो मेकर हैं जो जिनका ना, जैसे आपने अभी बोला कि हमारे दौर के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फिल्में बनाते थे, जो अभी भी, उनमें से तो अभी भी बहुत सारे बना रहे हैं फिल्में, तो जो उनका पैशन था, मैं जो दिल से फिल्में बनाते थे, ना तो हमने कभी बजट देखा कि क्या बजट होता है, जुनून, बस फिल्म बनाने का जुनून, कि फिल्म बनानी और दिखाना है लोगों को कि मैं भी फिल्म बना सकता हूँ और अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। वो चीज थी हमारे अंदर। तो वो चीज मुझे उस थिएटर के अंदर दिखी कि जो हमने बनाया, हमारी टीम ने जो बनाया, वो दिख रहा है कि लोग नाच रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। राइट। या सो दीवाना में कुछ प्रोडक्शन में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको उस दौरान, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक वो था कि सुबह बैक एंड फोर्थ शाहरुख को लाना, फिर ये सब चीजें करना, या बीच में फिल्म और भी किसी वजह से डिले हुई या कुछ ऐसा था? नो, बिल्कुल भी नहीं, सीधा एकदम टाइम पे आना पिक्चर। खाली रिलीज के टाइम पे जी जो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स मनमोहन देसाई जी थे, मतलब उन्होंने एक दिन हमको बुलाया, दिल्ली यूपी उनके पास थी, दिल्ली यूपी टेरिटरी। उन्होंने बोला कि गुड्डू यार इसका एंड चेंज करो, दीवाना का, कि लड़की ऋषि कपूर को मिलनी चाहिए। अच्छा। मैं बोला मंजी नहीं हो सकता ऐसा, मतलब पूरी टीम ने बोला मंजी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की का भी कोई कैरेक्टर है, क्योंकि लड़की ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद तो उसकी मदर इन लॉ ने, इतनी मदर इन लॉ का बोलना बहू को कि जा शादी कर ले इस लड़के से, जी, बहुत बड़ी बात थी। राइट। तो लड़की का भी कोई कैरेक्टर है। हमारा ये था कि एंड चेंज नहीं होगा, आपको दिल्ली यूपी टेरिटरी रखनी है रखो, नहीं रखनी तो आप छोड़ दो। और हमको लोग ये बोलते थे कि अगर मंजी ने पिक्चर छोड़ दी तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाग जाएंगे, कि मनमोहन देसाई जी बोल रहे हैं और तुम नए लड़के जिन्होंने फिल्म बनाई है, मतलब क्या सोच है तुम्हारी, हो सकता है तुम लोग गलत सोच रहे हो, बट हमने बोला नहीं चेंज होगा। तो वो एक था थोड़ा सा पीरियड ना, बहुत खराब सा पीरियड जी। बाकी फिल्म मेकिंग के अंदर हमको फाइनेंसेस बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बनाने में। सो उसके बाद फिर बदलाव आया, जहां प्रोड्यूसर से नाउ यू स्टेप्ड इनटू योर फर्स्ट पैशन, डायरेक्शन। ऐलान मैंने फर्स्ट जी डायरेक्ट की, वो मैंने इसलिए डायरेक्टर बनने की पहल की, फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्टर बनने का सोचा मैंने, क्योंकि मैंने राज कंवर को 2 फिल्मों के लिए साइन किया था जी। दीवाना हिट होने के बाद एक प्राइज की बात हुई थी उनके साथ कि ये प्राइज में दीवाना और ये प्राइज में सेकंड पिक्चर हम लोग करेंगे, और राज कंवर जी उस प्राइज से हिल गए, बोले वो प्राइज में तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डायरेक्ट माय नेक्स्ट फिल्म। अच्छा, सो यू वांटेड राज कंवर टू डायरेक्ट एक्चुअली, बट फिर उनके मना करने के बाद आपने ये वाली फिल्म आपकी ऐलान मैंने एज ए डायरेक्टर की स्टार्ट की, क्योंकि दीवाना में भी मेरे इनपुट्स बहुत थे। दीवाना में मेरे इनपुट्स, जैसे वो मोटर बाइक के बाद लड़की से टकराता है, वो गिरती है, देन थप्पड़ मारती है, वो सीन वो मेरा था। अच्छा। देन कोई ना कोई चाहिए गाने के टेक ऑफ, ब्रिज से जो मोटर बाइक आती है, देन सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं जी। बहुत सारी चीजें, बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने उस फिल्म के अंदर। जैसे वो फ्लाइट ऊपर से निकलती है, लड़के जंप मारते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्लाइट ऊपर से निकल जाती है, वो सब चीजें हमारी थी, पूरी हमारी टीम की थी। सो दीवाना में वो बाइक पे गाना होगा, वो आइडिया किसका था? नहीं, वो सोचा ही गया था। क्योंकि अगर मैं आज देखता हूँ, बिकॉज वी वर इन दैट ईरा, तो शाहरुख खान की 5 फिल्मों में से 3 फिल्में थी, दीवाना, कभी हाँ कभी ना और राजू बन गया जेंटलमैन। तीनों में उनकी ओपनिंग ना मोटरसाइकिल में दिखाई है। अरे वाह, मैंने आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, आप देखिए, राजू बन गया जेंटलमैन में शाहरुख खान जब अपने वहां से आते हैं तो मोटरसाइकिल पे, कभी हाँ कभी ना, दीवाना गाना आपने देखा ही है, और दीवाना में तो फिर हमको पता ही है कि वो मोटरसाइकिल की तीनों सीक्वेंस बहुत सिमिलर थी, और हम लोग ऐसा सोचते थे किसी ने प्लान किया है कि शाहरुख मोटरसाइकिल में ही आएगा। नहीं। तो खैर क्वाइट इंटरेस्टिंग थॉट, मतलब अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो। सर फिर 97 में वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, जहां से वी ऑल बिकेम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, वो थी जिद्दी।
सनी देओल सर के साथ। सर वो किस तरीके से प्लान हुई और कैसे वो प्रोसेस पूरा जो था जिद्दी में, क्योंकि आपके ब्रदर के बेटे के साथ या आप भाई तरीके से तो देखा जाए, हाँ। अगर हमें ये सुनने को मिले कि भाई धर्म जी के बेटे को तो सबसे पहले आपके साथ फिल्म करनी चाहिए थी, या लेकिन फिर यू प्रूव ऑन एवरीबॉडी दैट यू कैन डायरेक्ट एंड यू आर अ डायरेक्टर नाउ। करेक्ट। सो फिर जिद्दी किस तरीके से हैपेंड हुई, उसके बारे में जरा हमको समझाइए। वी ऑल आर वेरी क्यूरियस। हाँ, ऐलान जब मैंने फर्स्ट डायरेक्ट की थी, ऐलान बहुत अच्छी गई, जी। हिट फिल्म थी जी। लोगों ने बहुत पसंद की, कहानी बहुत पसंद की, डायलॉग्स बहुत पसंद किए, टेकिंग बहुत अच्छी लगी लोगों को। बॉबी देओल ने जब फिल्म देखी सुमित थिएटर के अंदर, प्रकाश हाँ। मेहरा जी का, निकल के मेरे को बोला, गुड्डू भैया तूने डायरेक्ट किया, मेरे को यकीन ही नहीं है। रियली? या बोला मेरे को यकीन ही नहीं है तूने डायरेक्ट की है ये पिक्चर। अच्छा। हाँ, तो उस पिक्चर की सक्सेस ने मुझे मार्केट में डाला, जी। जिसके बाद बबलू पचीसिया ने मुझे अप्रोच किया कि फिल्म करते हैं। मैंने बोला किसके साथ करेंगे? देन ही सेड सनी देओल। मतलब हाँ। सनी देओल मेरी सोच नहीं थी, हाँ। क्योंकि मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी। जी। सनी स्टार था, यू नो। सही बात है। सनी स्टार था। मैंने ज्यादातर नए लड़कों के साथ काम किया था, जी जी सब नए एक्टर्स के साथ काम किया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार नया नया आया था जब ऐलान करी, जी अजय देवगन, गुंडा राज नया नया था, जी तो मेरे सब नए लोगों के साथ था। जी। तो बबलू ने जब मेरे को बोला तो मैंने बोला कि यार वो करेगा मेरे साथ क्या नहीं करेगा, मुझे डाउट है। तो ही सेड वो तू मेरे पे छोड़ दे। देन एक सब्जेक्ट फाइनल किया हमने और सनी को नरेट किया। देन सनी को अच्छा लगा, तो देन सनी ने बोला भी मेरे को तू डायरेक्ट करेगा, क्योंकि बचपन में हम लोग जब मैं छुट्टियों में दिल्ली से बॉम्बे आया करता था, तो ये मेरे को डॉज करके, ये भाग नहीं जाए, मेरे को छोड़ के नहीं भाग जाए, तो मैं ढूंढता रहता था सनी को। और मेरा कजन है विजय, लंदन में अभी वो जी। तो मैं इनको ढूंढता रहता था। ये मेरे को डॉज देखे ना कैसे भी करके भाग जाते थे। अच्छा। तो वो सब चीजें याद है, सब पुरानी बचपन की। तो होता ना कि यार ये डायरेक्ट करेगा मेरे को, हाँ। पर सनी ने बोला मैं करूंगा पिक्चर। जिद्दी फिर शुरू हुई। कहाँ शूट हुई थी जिद्दी? पूरा यहाँ बॉम्बे में ही शूट हुआ? या बॉम्बे में? हाँ, नहीं, हैदराबाद में शूट हुई? हैदराबाद शूट हुई थी जी। बॉम्बे में भी हुई थी। सनी का घर बांद्रा में था, एक खार में, अच्छा सिद्धि सदन करके बंगलो, उसमें घर का पोर्शन शूट किया था। अच्छा। वर्सोवा विलेज में था। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिद्दी की। जैसे सेकंड डे सनी ने रात को लंदन से आना था, और सनी ने बोला कि मेरे को ना एक बारी सुना देना यार, कि अभी परसों से हैदराबाद में शूट है, मैं जरा अंदर डाल लूं कहानी। हाँ। एक बारी सुन के गल्प करूँ, मतलब गल्प कर लूं। हाँ। पूरा मेरे को सुना देना। और उसकी पहले वाली रात को मैंने बबलू पचीसिया को बोला, बबलू ये पिक्चर नहीं बन सकती। बोला क्यों? मैं बोला सीन्स बहुत अच्छे हैं बट कहानी नहीं है। कहानी किधर है? मैंने बोला ये सीन अच्छा है, ये सीन अच्छा है, ये सीन अच्छा है। बोला गुड्डू तू पागल हो गया, कोई और होता तेरे को निकाल देगा पिक्चर से। मैं बोला लेकिन मेरे को जो फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ तेरे को। देन हमारे राइटर थे रॉबिन हेनरी, जिनकी कहानी थी वो ठहरते थे सी साइड होटल में। तो बोला उठ चल रॉबिन के पास चले। तो मैं और बबलू गए रॉबिन के पास। तो रॉबिन को बोला कि रॉबिन जी ये तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कहानी तो गुड्डू को ऐसा लग रहा है जी। तो ही वाज साउथ इंडियन, तो उसकी उनकी बातचीत करने का तरीका वैसे, गुड्डू जी मैं सोचती और बताती मेरे को वर्क करने दो। और ऐसे ऐसे हो गए हम लोग। शाम के कुछ रात के 7-8 बज गए और बबलू को चैन नहीं भाई, जिसकी पिक्चर शुरू होनी है डायरेक्टर ऐसी बात कर रहा है। तो बोला गुड्डू चलो ऑफिस चलते हैं। मैं ऑफिस गया, क्या लगता है तेरे को क्या होना चाहिए? मैंने बोला बबलू मेरे को लगता है ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। और मैंने सीन बोलने शुरू करे। अच्छा। बड़ा भाई नौकरी करता है और छोटा भाई अपना जूता उतार के फेंक देता है समुद्र के किनारे के। जो मैं नौकरी करता हूँ ना, उस नौकरी में इसी तरह का ही जूता पहन सकता है वो आदमी। जो भी थे मैंने सीन बोलने शुरू करे और बबलू ने लिखने शुरू करे। लिखते 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 फर्स्ट हाफ तक हम कुछ मतलब 30-32 सीन हमने वर्कआउट करे और हम लोग पहुंच गए रॉबिन जी के पास वापस, रॉबिन हेनरी के पास वापस, और उनको नरेट किया कि ऐसे 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 ये है। वहां बज गए हमारे को 12 से 1 बज गया रॉबिन के पास। फिर निकले वहां से, बबलू को चैन नहीं। गुड्डू कहाँ जा रहा है? मैं घर जाऊंगा अभी, क्योंकि सनी ने कल सुनना है 11 बजे सुबह। तो बोला नहीं यार। हम लोग गए एयरपोर्ट सेंटर कॉफी शॉप, फिर डिस्कशन चालू। खैर जो भी था, सेकंड डे सनी आया, नरेट किया फर्स्ट हाफ। सनी ने बोला बस इतना ही, सेकंड हाफ वहां सुनूंगा, मैं निकल रहा हूँ। मतलब हम लोग जा रहे हैं।
हाँ मतलब बबलू गले मेरे बाहर निकले, हम लोग सनी के रूम से, बोला, हग किया। और देखो वो प्रोड्यूसर, पक्का प्रोड्यूसर, हैदराबाद में यूनिट सड़कों पे घूम रहा है। हाँ सुनील सैनी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। जी सुनील को उसने बोला जब तक सनी देओल हाँ नहीं बोलता है इधर, यूनिट को होटल में मत डालना, हाँ। सबको घुमा सड़कों पे। जिद्दी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। आपको क्या लगता है कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? आई थिंक जिद्दी की सफलता का कारण बेस्ट स्टोरी, जी बेस्ट स्क्रीन प्ले, जी सनी देओल बेस्ट एक्टर, एंड म्यूजिक, राइट, सुपर हिट म्यूजिक, एंड Right. सुपर एक्शन, अमेजिंग एक्शन। अमेजिंग एक्शन। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कैनन ब्लास्ट किया था रनिंग कार में, कि कार रनिंग में ब्लास्ट होती है। फर्स्ट टाइम इंडियन स्क्रीन पे जी दिखाया गया था। जी तो ये चीजें थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। जी। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन भी वही था कि जिद्दी ने बॉलीवुड में एक्शन जॉनर को रीडिफाइन किया। या मतलब यस, at बिल्कुल that- नया एक्शन हाँ, था, पूरा नया एक्शन था, बिल्कुल। और बेहतरीन एक्शन था। मतलब इट वाज सच अ फाइन एक्शन। सनी सर का ऐसा क्या ऑरा है जो उनको डिफरेंट बनाता है सारे एक्शन स्टार्स से? आई थिंक सनी, देखो हर एक्शन के पीछे जब तक फील नहीं होगा जी वो एक्शन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को एक्शन डायरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया है, जी लेकिन आप मेरी फिल्मों का एक्शन जो भी देखो उसके पीछे रीजन होता है। जी विदाउट रीजन क्यों लड़ रहा है हीरो, उसका कोई मतलब नहीं है। जी अगर हीरो की लड़ाई सही है, सच्ची है, तो लोगों को पसंद आएगा। जी तो सनी देओल जब एक्शन करता है उसके पीछे का रीजन और उसकी सच्चाई, जी उस सच्चाई को वो इतने सच्चे ढंग से पेश करता है। जी उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो फादर के लिए हो, चाहे मदर के लिए हो, चाहे सिस्टर के लिए हो, जो जी। फैमिली के लिए, जो उनकी, जो हमारे खानदान में है, जी जो हमारे खानदान में इमोशन, जो emotions बॉन्डिंग जो है, है, हाँ। वो उसके इतना अच्छा पोर्ट्रे करता है सनी, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है एक्शन। यू राइट। मतलब द वे द नेचुरल presentation of a manhood Yeah, he brings yeah, on the cinema, yeah. and वो सिलुएट पे बहुत यस बड़ा लगता है, यू नो। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं क्योंकि आपसे जब बातचीत करता आ रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आपने ऐलान की, मैं चोर तू सिपाही, देन अफलातून, यू नो, ये कहानी, आप जितनी भी फिल्में, आपकी फिल्मोग्राफी उस दौरान रही, आप कहानी का चुनाव कैसे करते थे? हाउ डू यू, आप कहानी को स्क्रीन प्ले के हिसाब से आप चुनाव करते थे या इमोशन के हिसाब से चुनाव करते थे? मैं हमेशा इमोशनल कहानियों पे ज़्यादा काम किया। मैंने भी अलग अलग सिनेमा करने की कोशिश की है जी कि अगर मैंने फैमिली ड्रामा, ऐलान फैमिली ड्रामा किया तो दूसरा कुछ अलग करूं, तीसरा कुछ अलग करूं, जी जबकि मैं फेल भी हुआ उनके अंदर। जी और हर डायरेक्टर जब भी फिल्म बनाने की कोशिश करता है वो एक एलिमेंट चुनता है, जी उसको लगता है ये अच्छा लगेगा लोगों को। जी समटाइम्स वो उल्टा भी पड़ता है, राइट राइट राइट। और ये हर बड़े मेकर के साथ हुआ है। सब ने फ्लॉप भी दिए हैं, हिट भी दिए हैं। तो ये जो चूज है कहानी को चुनना, जी वो कितना राइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, यू राइट सर। फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म आई हैव सीन, सलाखे। मतलब क्या इमोशनल जर्नी थी वो फिल्म, एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप के ऊपर वो फिल्म आपने बनाई, एंड सच एन इमोशनल थॉट। और सनी पाजी तो ऑब्वियसली, मतलब ही वाज वेरी गुड एंड कल्ट, लेकिन सर अनुपम सर ने, मतलब आफ्टर सारांश, अब तो खैर उनकी बहुत सारी फिल्में आगे आई, लेकिन सारांश के बाद वो एक बूढ़े बाप का किरदार जो परेशान है, दुखी है एंड इमोशनली टूटा हुआ है, सर वो कहानी किस तरीके से डिफाइन हुई और किस तरीके से वो फिल्म बनी, उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। और सलाखे दिलीप शुक्ला का सब्जेक्ट था जी, और दिलीप के साथ मैं ऐलान वगैरह काफ़ी पिक्चरें तो कर चुका था। जी तो दिलीप ने मुझे बोला, गुड्डू ये सब्जेक्ट सुन, बहुत कमाल का सब्जेक्ट है। उसने मुझे कहानी सुनानी शुरू की। उसमें एक सीन था जी जिसके अंदर रात के 12-1 बजे दरवाज़ा नॉक होता है जोर जोर से, टप 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 टप, और सनी उठता है, वाइफ उठती है, सनी की माँ फरीदा जी उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं, और अनुपम खेर जी अंदर एंटर करते हैं। उनको उल्टी आ रही है, सीधा बाथरूम की तरफ भागते हैं, और बाथरूम में जाने के बाद वॉमिट करते हैं, और वॉमिट करके बाहर आते हैं। तो वाइफ बोलती क्या हुआ? बोलते गाय कट गई, ट्रेन के नीचे आके गाय कट गई। ये कैरेक्टर
और ये सीन ने मुझे बोला ये फिल्म बनानी है मैंने, जी, इस सीन ने मुझे बोला ये पिक्चर बना दे गुड्डू। अच्छा, देन आई अप्रोच सनी, सनी को मैंने सब्जेक्ट सुनाया, सनी ने बोला गुड्डू कहानी तो फादर की है बट मैं करूँगा ये पिक्चर, मैं करूँगा। और खेर साहब का परफॉर्मेंस, इवन फरीदा जी, अमेजिंग, अमेजिंग। उसके अंदर एक कोर्ट सीन है जिसमें खेर साहब को झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है जी, कि इनको जी, याद ही नहीं रहता हाँ जी, कि इनके हाथ में प्रसाद दिया है तो बिच्छू है, ये बोलते बिच्छू दे दिया, हाँ उल्टी जीप से इनको वापस ले जाया जाता है जी, कि पुलिस वाले ऐसा क्यों करेंगे। जी, तो खेर साहब उसमें बोलते हैं कि मुझे मालूम है पागल नहीं हूँ वकील साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये कलम है और आपके हाथ में, और वो जो बैठी है वो मेरी वाइफ है, उसके बाजू में मेरा समधी बैठा हुआ है और रिवॉल्वर निकालते हैं पुलिस ऑफिसर की कि ये रिवॉल्वर है, इससे गोली चल सकती है और इससे आदमी मर सकता है, आप देखना चाहते हैं कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। एंड ही शूट्स हिमसेल्फ। क्या परफॉर्मेंस बंदे की, अमेजिंग, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी रखी हुई है घर के अंदर, फरीदा जी की परफॉर्मेंस, दिलीप शुक्ला की राइटिंग कि पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी करो बॉडी को लेके जाना है और बेटे को छोड़ नहीं रही पुलिस। और फरीदा जी का डायलॉग था, ले जाओ भाई ले जाओ इसको, ये आदमी को इसके बेटे के दर्शन हो, इसके बेटे को इसके दर्शन हो, नसीब नहीं है, लेके जाओ इसको, ले जाओ बॉडी को ले जाओ। क्या किया था उन्होंने वो रोल। तो दे आर ग्रेट एक्टर्स, अमेजिंग। और ये देखिए ना कि मतलब अगर आप फिल्मोग्राफी अगर देखें तो सनी पाजी के साथ अनायास, क्योंकि उनका बॉबी और सनी का अपने पापा के लिए इतना लव है, फैमिली में आपकी इतनी बॉन्डिंग है कि वो बॉन्डिंग के जो रोल्स होते हैं ना वो मतलब कितना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करते हैं। आप अगर देखें दोनों अगर उनको तो चाहे वो घातक हो चाहे वो बाप बेटे की बॉन्डिंग, आप जाल द ट्रैप में देखिए, इवन घातक में अमरीश जी के साथ जो अमरीश जी के साथ, राज संतोषी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, वेरी गुड टेक्नीशियन। इवन राहुल रवेल, अमेजिंग, राहुल जी के साथ मैंने अर्जुन की थी जी फर्स्ट पिक्चर, हाँ, टेक्नीशियन क्या मेरे को सीखने को मिला उधर जी। इवन सनी जो इमोशंस को समझता है, यहाँ खेर साहब जो इमोशंस को समझते हैं, या अमरीश जी समझते थे, कमाल क्या समझते थे इमोशंस को। इवन शाहरुख खान जी, फैंटास्टिक एक्टर। जैसे अक्षय ने बोला, मेरे को फर्स्ट जब समझ आया कि इमोशंस किसको बोलते हैं, वो ऐलान थी, शायद मैं समझा पाया उसको, या उसके करियर की वो फिल्म जिसमें पहली बार उसको मिला कि फैमिली क्या होती है, बेटा क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, शायद उसको भी उसमें करने को मिला। और ये लोग बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, आप देखो जिनके नाम आपने लिए, इनको आप किसी एक दायरे में नहीं बांध सकते। नहीं। आप हम एक बार प्रेम चोपड़ा जी का हमारा एक इंटरव्यू था, उसके अंदर प्रेम चोपड़ा जी ने बोला कि विलन कहानी को चलाता है, सो हीरो बड़ा तभी लगता है जब उसके सामने विलन बड़ा होता है। आप देखिए आज पिछले 10 सालों में मुझे तो कोई ऐसा कोई बड़ा विलन दिखाई नहीं देता सर। उसके बाद फिर छोटे भाई के साथ बॉबी देओल, रानी मुखर्जी के साथ बिच्छू, हाउ दैट हैपेंड, और किस तरीके से कहानी का चुनाव हुआ और किस तरीके से बॉबी देओल को कास्ट करने का सोचा आपने। या बॉबी देओल के साथ मैंने जब फर्स्ट पिक्चर प्लान की तो बिच्छू ही थी जी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश पिक्चर से प्रेरित थी जी। यस, वहां से एक नहीं हुआ था कि वो जो कहानी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो एक क्या बोलते हैं उसको, एडेप्टेशन नहीं, इंस्पायर्ड किया था वो कहानी ने जी। तो मेरे को लगा था वो जो कैरेक्टर है अगर वो बॉबी करेगा जी, अगर वो बॉबी करता तो बहुत अच्छा करेगा जी, क्योंकि बॉबी ने तब तक वैसा कुछ किया नहीं था शायद, मुझे लगता है एक साइलेंट बंदा जो बैठता भी है तो बिल्कुल सीधा बैठता है जी। आप देखिए उसके अंदर एक एक्शन है महावीर शाह के साथ, उसके घर पे जाके उसको मारता है, और जब बातचीत करने के बाद बैठता है ना तो वो ऐसे करके बैठता है, ना कि ऐसे करके बैठता है, बहुत सिंपल बैठता है वो बंदा, ज्यादा बातचीत नहीं करता किसी के साथ, अगर कोई सड़क पे लड़ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देता, किसी के काम से उसको कुछ लेना देना नहीं, मेरा ये प्रोफेशन है और मैं इसको ढंग से करता हूँ और मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा, असैसिन है। तो मुझे लगा था ये बॉबी देओल बहुत अच्छा किया, और जो उसने किया जी, जो उसने किया, इवन रानी मुखर्जी जी, अगर रानी मुखर्जी नहीं होती तो वो फिल्म बनी नहीं सकती थी जी जी। जो कैरेक्टर रानी ने किया जी,
इवन उस फिल्म का मुझे एक करेक्टर में बहुत अच्छा लगा था मुझे, जो इशरत अली ने प्ले किया था। जी इशरत अली साहब ने रानी मुखर्जी के फादर का रोल किया था। क्या फैंटास्टिक एक्टर, जी मैं मिस करता हूँ उनको। मतलब वो लोग चले गए, आज इस दुनिया में नहीं है। जी मैं राइटर्स को मिस करता हूँ। दिलीप शुक्ला, फैंटास्टिक राइटर, फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। क्या फिल्में लिखी, घायल, दामिनी, घातक, मेरी सारी फिल्में ज्यादातर, ऐलान, जिद्दी उन्होंने लिखी, जाल उन्होंने लिखी, सलाखें उन्होंने लिखी। क्या काम किया हम लोगों ने। और एंट्री और करेक्टर्स के नाम क्या चुनता था वो। जी मैं अभी भी मिला उनको, थोड़ी हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, जी बट ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। जी 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 जी। और कैसे एंट्री देनी है ऑरा के साथ। जैसे आपकी फिल्म नहीं है लेकिन दामिनी में मतलब सनी देओल की जो एंट्री है, दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। या कि वहां से ऑडियंस को पता चल गया है कि अब नाइंसाफी तो नहीं होगी। या अब ये आ गया है तो अब ये जितनी नाइंसाफियां चल रही हैं, करेक्ट अब ये गोविंद नाइंसाफी तो नहीं होने देगा। सो Correct. द काइंड ऑफ या कैरेक्टराइजेशन दे यूज्ड टू डू, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सर उसके बाद जो वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद। या सर उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इलैबोरेट डिस्कशन करना है आपके साथ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। बिल्कुल। सो 2002 में ये फिल्म आई और इसमें इट वाज अ वेरी राइट सॉर्ट ऑफ कास्टिंग, कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का कैरेक्टर सनी सर ने किया और बॉबी देओल, बिकॉज बॉबी देओल एक्चुअली लुक लाइक भगत सिंह। He actually looks like Bhagat Singh, 6 feet. Only 1 he inches. looks perfectly all right. जी जी जी। No. तो उस दौरान ना उस समय फिल्म के बारे में प्रोसेस क्या था उसके बारे में मुझे पहले जानना है, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल फिल्म Yeah. एंड बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट रही होगी। तो किस तरीके से उसका चुनाव हुआ और किस तरीके से उसकी रिसर्च की प्रोसेस हुई, विच इज प्री। पोस्ट में हम बाद में आते हैं, पहले प्री किस तरीके से उसका वर्कआउट हुआ। एक्चुअली भगत सिंह जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। मेरा मतलब मैं फेवरेट मानता हूँ उनको। जी जो कंट्री के लिए उन्होंने किया, आई थिंक कोई नहीं कर सकता। सही बात है। तो मनोज जी की फिल्म, मनोज कुमार जी की फिल्म शहीद, वो मैंने स्कूल, बहुत छोटा था मैं, मेरे को याद है हमको स्कूल में दिखाई गई थी जी। तो वो मेरे जहन में बैठी हुई थी फिल्म। जी मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, मतलब 2002 में हमने बनाई शहीद, लेकिन उसके भी कई साल पहले मैं सनी को मिला था। सनी काटर रोड पे शूट कर रहा था और मैंने उसको बोला था शहीद बनाते हैं, और सनी को मैं लेना चाहता था भगत सिंह। अच्छा। तो सनी ने बोला गुड्डू मेरी एज नहीं है, अच्छा, उसके लिए यंग चाहिए। right. बहुत बिल्कुल सही बात है जी। तो खैर आई गई हो गई बात जी। थोड़े दिनों के बाद मेरे को सनी का फोन आया, थोड़े दिनों के बाद नहीं, मतलब 1-2-3 साल के बाद मुझे फोन आया कि लेट्स प्लान शहीद बनाते हैं, और पिक्चर प्लान हुई। अच्छा। कि बॉबी के साथ करते हैं जी। और मैं चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर करूंगा। या राइट। तो उस तरीके से फिर उसकी पूरी रिसर्च करी गई, सब स्टार्ट किया प्रोसेस। राइटिंग टीम में कौन था उसमें? उसमें शुतानु गुप्ता जी थे और संजय मासूम। अच्छा। फिर उस पुरानी उस जर्नी को, उसकी रिसर्च करना, फिर उसको कंपाइलेशन करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसके दौरान हुई। हाउ वाज, बिकॉज जब आप पीरियड फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट्यूम से रिलेटेड ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको 100 साल पहले की दिखानी होती है। तो उसके लिए बाकायदा सेट बनाए गए थे, किस तरीके से उसकी शूटिंग हुई? अब पूरी पिक्चर सेट के ऊपर शूट की गई थी। अच्छा। हर चीज का सेट लगा था। अच्छा। और कॉस्ट्यूम्स सिंपल कपाड़िया जी ने किए थे जी। और बड़ी मेहनत की थी उन्होंने जी। सिंपल ने बहुत मेहनत की थी जी। पूरा रिसर्च किया था और नीतीश रॉय ने सेट लगाए थे। अच्छा। वो आर्ट डायरेक्टर थे फिल्म के। आई थिंक हर टेक्नीशियन ने बहुत अच्छा काम किया था एंड क्वाइट रियलिस्टिक भी ना, काफी अच्छा। कैमरामैन थीरू थे जी। एक्शन टीनू वर्मा का था जी। और मुझे याद है थीरू शॉट लेने से पहले उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को इतने फिल्टर चाहिए, ये फिल्टर चाहिए, इसके बिना मैं शूट नहीं करूँगा, और 10 झाड़ू। अच्छा। झाड़ू चाहिए। तो सबको हैरानी हुई थी कि 10 झाड़ू क्यों, बट शॉट लेने से पहले वो आदमी जब डस्ट उड़ाता था झाड़ू से, उसके 10 असिस्टेंट जमीन पे झाड़ू मारते थे, जो उड़ती थी धूल, फिर वो सेटल करता था। सेटल हो गई, लेट्स टेक एक्शन। वाओ।
इफेक्ट, वेरी मतलब आप देखो कि एक एक्शन डायरेक्टर किस तरीके से इफेक्ट, या नो नॉट एक्शन, थीरू कैमरामैन, अच्छा कैमरामैन एंड एक्शन डायरेक्टर वाज टीनू। ओके मैं थीरू की बात कर रहा हूँ, जो सिनेमेटोग्राफर थे। सिनेमाटोग्राफर थे। अच्छा, उन्होंने 10 झाड़ू मंगवाए थे, और जब हम घर पहुंचते थे पूरी मिट्टी हमारे सरों में, कपड़ों में, धूल से हम भर जाते थे जी। और उसके एक एक सीन में वो डिफाइन हुआ है कितने बेहतरीन तरीके से बॉबी देओल वाज लुकिंग एंड फैंटास्टिक, बॉबी फैंटास्टिक, चंद्रशेखर आजाद, अमृता सिंह क्या मदर का रोल प्ले किया था जी जी जी। सनी तो खैर है ही आउटस्टैंडिंग। जी जी, आप चंद्रशेखर आजाद में और किसी को सोच ही नहीं सकते। वो पंजाब की पेरीफेरी और वो पूरा का पूरी कहानी थी। इसके साथ बहुत लोगों की अलग अलग कहानियां हैं और बहुत अलग अलग लोग बातें भी करते हैं, बिकॉज शायद फिल्मी इतिहास में ऐसा एक ही बार हुआ है कि एक ही टॉपिक पे 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, जिसमें आपकी एक फिल्म थी और दूसरी राज जी की एक फिल्म थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। बहुत ही सारी कहानियां हैं, तो मैं वो कहानियों पे ना जाके मैं बस आपकी कहानी सुनना चाहता हूं कि कहानी शहीद बनने की प्रोसेस क्या थी, और बॉबी देओल के लिए ये फिल्म पहले ही प्लान हुई थी या फिर उस फिल्म के बनने के बाद ये फिल्म प्लान हुई? नहीं, उसके पहले प्लान हुई थी। मैंने तो बताया ना, बहुत साल, कितने साल पहले मैंने सनी को अप्रोच किया था कि भगत सिंह मराते हैं जी। फिल्म प्लान हुई और 2 फिल्में रिलीज हुई एक ही दिन जी, बट फिल्में 6 बन रही थी भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह के ऊपर 6 फिल्में शुरू हो गई थी। अच्छा, पता नहीं कौन कौन बना रहा था, बट 6 फिल्में बन रही थी। देन धर्म जी ने भी सोचा, यार ये भी शुरू हो गई है, ये भी शुरू हो गई, ऐसा क्यों कर रहे हैं सब लोग, या हम भी क्यों कर रहे हैं ऐसा जी। देन धर्म जी ने आई थिंक राज संतोषी को बुलाया था और उसको बोला था कि अगर तेरे को भगत सिंह बनानी ही है तो तुम मेरे वाली कर ले डायरेक्ट, हाँ, मैं गुड्डू से बात कर लूंगा, तू डायरेक्ट कर ले। ठीक है। तो आई थिंक राज संतोषी उधर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे प्रोडक्शन टीम के साथ, एक्टर्स के साथ, वो हुआ नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर धर्म जी ने शायद उसके बाद ये भी सोचा था कि चलो हम लोग नहीं बनाते। अच्छा, हाँ, आई मीन मैं जब बंगले से निकला था डिस्कस करके तो प्रोजेक्ट ऑफ हो गया था। अच्छा, नहीं कर रहे थे हम लोग जी। तो मैं जब तक घर पहुंचा मेरे को फोन आया कि प्रोजेक्ट इज ऑन, प्रोजेक्ट इज ऑन, कि हम लोग बना रहे हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसे शहीद बनी जी। और क्या बनी सर? बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, बिकॉज यू नो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस सब्जेक्ट में वो रिसर्च देखना जो शुरू करती है, सो आई पर्सनली थिंक कि बहुत सारा रिसर्च का जो मटेरियल था आपकी फिल्म में, वो क्लोजर और जिस तरीके से दिखाया गया, एक्शन जिस तरीके का था, इट वाज ऑन अ पॉजिटिव साइड, इट वाज नॉट ऑन अ नेगेटिव साइड। पीरियड जिसमें बनाई हमने 3.25 महीने में रिलीज, इतनी जल्दी 10 फरवरी को स्टार्ट करी पिक्चर, 7 जून को रिलीज कर दी। ओह, मतलब दिन में शूट करता था, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था। 4 महीने में सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, 2 से 4 मैं शूट करके जाता था सनी सुपर साउंड, वहाँ बैकग्राउंड चलता था। जो सीन एक दिन पहले शूट हो गया वो प्रिंट होता था, एडिट होता था और उसका बैकग्राउंड चलता था। अच्छा, वहीं पे आनंद रज के साथ म्यूजिक सेटिंग चलती थी, गाने फाइनल हो रहे थे। मतलब इतना स्पीड में काम होना, मतलब 3.25 महीने में रिलीज कर देना इतनी बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी बात है सर। या मतलब और 3.25 महीने में, यू नो, प्री तो खैर आपने पहले से डिफाइन किया हुआ था कि इतने सालों से बात हो रही थी तो ऑब्वियसली रिसर्च होगा, लेकिन उसके बाद शूटिंग करना और उसको एडिट करके रिलीज करना, इट्स क्वाइट अ टास्क। हर एक सीन का बैकग्राउंड अलग रिकॉर्ड करना पूरा। म्यूजिक कितना अच्छा था, सुपर हिट म्यूजिक, देव कोहली जी ने लिखे थे गाने। जी जी, सुपर आज भी पब्लिक रैलियों में बजते हैं गाने जी, या जी वो पॉलिटिकल पब्लिक रैलीज में आज भी गाने बजते हैं बहुत। जी। सनी सर के बारे में बात करें और भगत सिंह के बारे में बात ना हो, बिकॉज फिल्म वाज ऑन भगत सिंह, बट सनी पाजी का कैरेक्टर भी बहुत ही डिफाइंड था एज चंद्रशेखर आजाद, बनिस्बत की बाकी की जिस तरीके से कास्टिंग दूसरी फिल्मों में हो रही थी, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को जीवंत करने का काम सनी देओल ने किया। बिकॉज ही इज द कैरेक्टर। सनी इतना घुसा हुआ था कैरेक्टर के अंदर। मेरे को याद है हेयर ड्रेसर को उसने बोला कि चंद्रशेखर जी के बालों में लट आती है, एक लट आती है, वो मुझे चाहिए। हाउ डिटेल्ड, मतलब, और उन्होंने, और लग भी रहे थे वो। चंद्रशेखर आजाद को अगर कोई स्क्रीन पे ला सकता था तो वो सनी पाजी थे। या इवन जो उनकी डेथ शूट की थी हमने, जो बॉडी लैंग्वेज होती, सनी का प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत अच्छे एक्टर्स जो होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल होती है। मतलब उसमें वो पेड़ के पीछे बैठ के जो गोलियां चला रहा है, उसके अंदर एक शॉट है, वो टर्न करता है हाई स्पीड में, जंप लेके,
वो क्या लगता है बंदा यार, हाँ नहीं अमेजिंग सर, दैट वाज क्या अ ग्रेट लगता है। या एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, आपके साथ आज मुझे कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिल रहा है, यू नो, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद फिर आपने, क्योंकि सिंस व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ, और मैं जिस तरीके से एक्सपीरियंस भी किया है कि यू नो यू आर ऑलवेज इनटू इमोशनल एक्शन, फिर आप कुछ अलग करते हैं, फिर उसके बाद आपने एक हवा नाम की फिल्म की विच वाज हॉरर। सो फिर वो हॉरर की तरफ आपका कैसे जुड़ाव हुआ? बिकॉज ऐसा देखा भी जाता है और सुना भी है कि एक फिल्म थी द एंटिटी, वो भी थोड़ी सी उससे इंस्पायर्ड थी। तो किस तरीके से फिर हॉरर डिसाइड किया आपने फिल्म करने के लिए? जैसे मैं बोला ना कि हर डायरेक्टर को अलग अलग तरह की फिल्में करनी होती हैं जी कि यार मैं एक ही उसमें जॉनर में क्यों चलूं, जी हर चीज़ करनी, और करनी भी चाहिए मेरे को जी लगता जी है। जी, और बिल्कुल। कोई भी अच्छा डायरेक्टर या बड़ा डायरेक्टर या समझदार डायरेक्टर, आई थिंक कोई भी सिनेमा को कैरी कर सकता है, बना सकता है वो जी। फिल्म। और तब्बू मेरी फेवरेट थी, क्योंकि तब्बू के साथ मैंने जाल की थी और ये अपना तू चोर मैं सिपाही में भी वो थी, तो उसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने तब्बू को सब्जेक्ट सुना कि इस तरह की फिल्म कर सकते, देन शी सेड करते। अच्छा, और पूरी पिक्चर हमने वन शेड्यूल में मनाली के अंदर बहुत बड़ा सेट लगाया था घर का, वहाँ पे शूट करी थी। तो ये फिल्म जाल से पहले आई थी या जाल के बाद आई थी? ये 2004 में आई। अच्छा, तो जाल पहले आई थी। जाल पहले, डेट्स मुझे हाँ, मैं समझ गया कि मे बी वो समटाइम्स यू नो फिल्म कंप्लीट्स पहले, जैसे भाई शाहरुख खान के साथ भी यही था ना। हाँ, उनकी फिल्म जो थी 5 फिल्में सारी बाद में आई और दीवाना पहले रिलीज हुई। जाल द ट्रैप, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अगेन अ ग्रेट स्क्रीन प्ले, या क्योंकि जिस तरीके से उसके अंदर एक कैरेक्टर को फंसता हुआ दिखाया गया है और किस तरीके से उसको फंसाया जा रहा है, फंसाया जाता है कैसे, और वो किस तरीके से उस दलदल से निकलता है और वो विनाश कर देता है सबका। अगेन सनी देओल कर सकते हैं, बट किस तरीके से, अगेन अमरीश पुरी जी के बारे में आएंगे उसके अंदर, बट हाउ द कॉन्सेप्ट केम टू यू फॉर मेकिंग सच अ गुड स्क्रीन प्ले? मिस्टर हरीश शाह जी, अभी तो है नहीं वो इस दुनिया में, वो फिल्म बनाना चाहते थे और वो सनी के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। अच्छा, वो सनी के पास गए, सनी को साइन किया उन्होंने। जी तो सनी ने उनको 3-4 डायरेक्टर के नाम दिए जी, कि ये डायरेक्टर्स हैं, आप इसमें से चुन लो किसके साथ आपको कंफर्टेबल लगता है। और उन्होंने मुझे चुना, हरीश जी। देन मेरे पास आए, पिक्चर करते हैं। देन सब्जेक्ट ढूंढना शुरू किया, पट्टू पारिक का सब्जेक्ट था, हमको अच्छा लगा। तब्बू का जो ट्विस्ट था, जो टर्न, जी जी जी, टर्न था, फैंटास्टिक टर्न था जी। तो फिर मतलब प्लान की और फिर फ्लोर पे गए, एंड दे आर कमाल के प्रोड्यूसर्स, हरीश शाह एंड विनोद शाह। मतलब वो फिल्म को बनाने के लिए जिस तरह का बजट चाहिए था, हम लोग मनाली गए, हम लोग शिमला गए, हम लोग डलहौजी गए, हम लोग बीकानेर गए, क्लाइमैक्स बीकानेर में शूट हुआ। 2 बार हम लोग न्यूजीलैंड गए जी, वहाँ शूट करी। पहले अमरीश जी का एक बहुत बड़ा एक्शन था, कमाल का एक्शन था। वो पिक्चर जब टेक ऑफ लेती है, स्टार्ट होती है थिएटर के अंदर, आपको ऐसे लगता है कोई हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है। वो अलग शूट किया था और बाकी की पिक्चर बाद में अलग गए हम लोग जी। अब इन प्रोड्यूसर्स का खर्चा बहुत हो गया था उसके अंदर जी। आप कह सकते हैं कि ओवर बजट हो गई होगी फिल्म, और ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से ओवर बजट हुई थी, बट वो कहानी ऐसी थी। जैसे अमरीश जी का उसमें एक्सीडेंट हो गया, हम लोग मनाली में शूट कर रहे थे, मोटरसाइकिल सीक्वेंस था जी, जिसके अंदर फादर पहले लेके जाता है, फिर सनी लेके जाता है उनको कुछ कहीं लोकेशन पे, और वो क्या होता है जब हम लोग मोटरसाइकिल सीक्वेंस शूट करते हैं ना, तो उसको फिक्स कर देते हैं एक मशीन के साथ, जो मशीन गाड़ी के साथ फिट होती है। तो वो आपको चलाने की जरूरत नहीं है, एक्टर को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। एक्टर अपनी एक्टिंग पे, अपने डायलॉग्स पे ज्यादा ध्यान दे सकता है, और कैमरा कार के अंदर होता है, तो आप आराम से सीन शूट करते हो। आजकल ऑडियंस, आजकल तो सब अवेलेबल है जी सोशल मीडिया के अंदर जी। तो वो हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो एक टर्न आया उसके अंदर और वो मोटरसाइकिल बेंड हो गया और सीधा ही नहीं हुआ। अच्छा। उसमें अमरीश जी गिरे और सनी गिरा, और गिरा तो मतलब मैं कार के ऊपर था और सनी घसड़ता हुआ गया बहुत दूर तक। हाँ, और अमरीश जी, मैंने सनी को जाके पूछा कि तू ठीक है? उतरे, जब गाड़ियां रुकी सब हो गया, तू ठीक है? बोलता मैं ठीक हूँ यार, तू अमरीश जी को देख जाके। तो अमरीश जी पीछे गिरे हुए थे, लेटे हुए थे। मैं भागा अमरीश जी की तरफ
अमरीश जी की आंख टोटल चली गई थी, पूरा ब्लड ब्लीडिंग वगैरह। डैमेज हो गई थी, पूरी आंख डैमेज हो गई थी। अरे बाप रे। हाँ, देन फिर हम उनको लेके भागे, वहाँ पे हॉस्पिटल है मनाली में, आई थिंक आर्मी का हॉस्पिटल है, जी। वहाँ पे गए, उनका इलाज किया वहाँ पे, और मैं ही वॉज लाइक माई फादर। बस जिस दिन अमरीश जी की डेथ हुई मुझे लगा मेरा फादर सेकेंड टाइम गया, जी। क्योंकि ऐलान में मैंने जिस तरह से, मतलब ऐलान की जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी, फर्स्ट डे मैंने डिसाइड किया था कि मैं अमरीश जी के साथ शॉट लूंगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन का डी नहीं पता था। जी। जो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डायरेक्टर बनना है, जी। और मेरे को डायरेक्शन का डी नहीं पता था, तो मेरे को लगा था सीनियर एक्टर के साथ मैं काम करूंगा और मैं इनको हैंडल कर लूंगा तरीके से। फर्स्ट डे पूरा होमवर्क करके गया था जी। तो अमरीश जी ने मुझे समझाना भी शुरू किया उसके अंदर कि गुड्डू ये शॉट, मैं बोला अमरीश जी देखो मैं वर्कआउट करके आया हूँ, अगर आपके हिसाब से मैंने एक भी शॉट लिया तो मेरा पूरा ग्राफ फैल जाएगा। तो उनके साथ एक ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त थी। राइट। दीवाना में वो थे, ऐलान में वो थे, जाल में वो थे, सलाखे में वो थे। तो इतना काम करने के बाद जो एक रिलेशन उनके साथ बन गया था, फादर सन की तरह हो गया था मेरा। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं जाके उनको कैसे मिलूं, क्योंकि उनकी आंखों पे तो पट्टी बांध दी थी वहां पे। तो सब गए, तो लास्ट में मैं गया उनको मिलने, और मेरे को याद है मैंने उनका हाथ था ऐसे और मैंने हाथ पकड़ा। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, गुड्डू ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये उनकी व्हाट अ मैन। फिर वहां से वापस आए हम लोग जी। शेड्यूल पैकअप हो गया। तो इस तरह की चीजें जब फिल्मों में होती हैं तो बजट हिल जाते हैं। हाँ, नहीं, और या पूरा तो का पूरा मतलब इतनी अच्छी फिल्म बनी, प्रोड्यूसर्स पहुंचा नहीं पाए थिएटर में, पब्लिसिटी नहीं कर पाए, लोगों को मालूम ही नहीं था जाल रिलीज हो रही है। और आज बातें करते हैं स्लीपर सेल के बारे में, आपने उस समय दिखाया है उस तरीके की, आप देखिए ना, लिखाई भी जो रही और उसकी रिसर्च भी रही होगी। उसके दौरान में आपने पंजाबी फिल्में डायरेक्ट की, एक दो शायद, आपने तो बहुत लोगों को वो किया है, और आपने शायद पंजाबी सिनेमा में दलजीत दोसांझ को भी आपने कास्ट किया फर्स्ट टाइम। वो कैसे हुआ? लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव पीपल, रियल पीपल, नाइस पीपल, गुड पीपल, जी जी, ब्यूटीफुल पीपल। जी 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 जी। Yeah. सर, आपके करियर में कौन सी फिल्म आपके हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट थी? विच वॉज योर टर्निंग पॉइंट एज पर आप सब असेसमेंट करते हैं ना अपने बारे में? या दीवाना बहुत बड़ी फिल्म थी, मेरी माइलस्टोन था मेरी लाइफ के अंदर। जी। देन सेकंड ऐलान भी एक माइलस्टोन था, माइलस्टोन आते हैं आपके लाइफ में। जी जी। देन बिच्छू, जिद्दी तो थी जी, बट बिच्छू ने मेरी लाइफ मेरे को सेट किया। जी जी जी, यू राइट। बिच्छू में मैंने इतना कमाया, और मेरे को कोई ऐब नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता, मैं दारू वारू कुछ नहीं। तो मेरा ये था कि मैंने कमाया है तो मैं इसको करेक्ट लगा दूं। राइट। मैंने करेक्ट इन्वेस्टमेंट करे उस पिक्चर की वजह से, जो आज मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा नेगेटिव प्रोड्यूसर फिल्में बनाते हैं, हर फिल्म प्रोड्यूसर के लिए एक बच्चा होती है जी। वैसे ही अगर मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं या मैंने कुछ बनाया मेरी लाइफ के अंदर, तो वो मेरे बच्चे हैं जी, जो मुझे आज कमा के दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम वेरी वेल सेटल्ड, जी, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू धर्म जी, ही इज गॉड। वो हमारे लिए भगवान है। अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते तो हम भी शायद बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे। और वो ग्रैटिट्यूड होना भी आजकल देखिए, सब लोग ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं, लेकिन आप अभी भी मतलब ये सारी चीजें धर्म जी के वजह से ही हुई हैं, हम बोलते हैं। ही इज अ ब्यूटीफुल मैन। जैसे मैंने बोला, विल डिस्कस विद पॉजिटिव पीपल, रियल पीपल। अभी है कौन? सनी देओल, मस्त आदमी जी, जिनके लिए बात की जा सकती है जी। विद्या बालन जी, शाहरुख खान जी, रवीना टंडन, रानी मुखर्जी जी, सचिन खेडेकर, करेक्ट, अमरीश पुरी, प्रियंका चोपड़ा, जी, अनुपम खेर, बॉबी देओल, हम्म, ये सब मस्त लोग हैं यार, ग्रैंड है, इनके लिए बात करो यार। नहीं नहीं, यू राइट। ये आपके साथ मतलब जो मेरी फैमिली है, जी। सनी वगैरह तो मेरी फैमिली है, ये खड़े हुए हैं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय के साथ आपने कितनी या फिल्में की अक्षय हैं? के साथ मैंने 3-4 फिल्में की। कितने फिल्में की हैं? बट कभी कभार क्या होता है, इन हाइंडसाइट बाहर से या आपकी, जब हम आप रिसर्च करते हैं, फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ नाम ऐसे आते हैं, बट उनकी आपके साथ क्या
ट्यूनिंग रही है नहीं रही है, तो हम या। उसके ऊपर नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही अक्षय का इंटरव्यू मैं देख रहा था, जी उसके अंदर अक्षय को पूछा उन्होंने कि आपकी लाइफ की पहली पिक्चर वो कौन सी थी हाँ जहां पे आपको इमोशंस समझ आए हम्म कि इमोशंस क्या होते हैं। जी देन अक्षय ने ऐलान बोली अरे वाह कि ऐलान ने मुझे सिखाया इमोशंस क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है, रिलेशंस क्या होते हैं। राइट 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 सर अभी हाल ही में एक सूर्या सिंघम 3 की आपने एक साउथ की एक शायद रीमेक है या जिसको आपने direct किया है? जयंती भाई गाड़ा जी की फिल्म है, जी तो उनके पास राइट्स थे, बोले हम बनाना चाहते हैं इस फिल्म को, एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं, तो वो मैंने डायरेक्ट की है। अच्छा या काफ़ी कहानी के ऊपर बहुत काम किया हमने, अच्छा बहुत चेंज कर दिया उसको, और आई थिंक अच्छा काम किया। अनूप सिंह हीरो है, अच्छा एंड पलक तिवारी। अच्छा या ओ मतलब नए नए बच्चे हैं या नए बच्चे, उस तरीके से या। अच्छा ठीक है सर और मैंने नए लोगों के साथ ही काम किया ज़्यादातर, सारा ज़्यादातर। अब वो कल्ट हो गए हैं सर आपने उनके साथ नए में काम किया है लेकिन वो सारे आज सुपरस्टार है सारे सुपरस्टार। और मुझे बड़ा अजीब लगता है ये लोग, जब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब ये लोग बन जाते हैं ना, हाँ उसके बाद चेंज क्यों हो जाते हैं यार। मतलब मेरे को लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। मेरे को याद है बिच्छू की रिकॉर्डिंग चल रही थी जी और सुनिधि चौहान अंदर से निकली, हाँ छोटी सी 14 के 15 साल की थी, और उसने गाना गाया तकला तकलम, हाँ सानू एक बारी तक माही आवे, हाँ। सानू एक बारी तक बसवे। मैंने बोला इसने गाया यार ये गाना, मतलब मेरे पैर छुए, मैंने उसको गले लगाया। तो ये सब चीजें बाद में ये लोग भूल जाते हैं यार, बाद में वो पॉइंट्स जो होते हैं ना जो वो उनको points लाइफ में होते हैं, बना वो दिया सब भूल जाते हैं ये लोग। मैंने सही उसको फोन किया पीछे, ना उसने उठाया ना जवाब दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट यार अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ नहीं और आज ये सारी चीज़ें इन जनरल हो चुकी हैं ना गुड्डू जी। अगर आप देखें कि आज वो जो हम अपने रिस्पेक्टफुल, आप देखिए इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, आज आप देखिए, नाम लीजिए आप किसका, आप देखिए बड़े बड़े डायरेक्टर आज खाली बैठे हैं। हम वी डोंट सेलिब्रेट इन आवर इंडस्ट्री। आप तो बात कर रहे हो जो लोग बन चुके हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ जो लोग नहीं भी हैं, वो भी कॉर्पोरेट के इस जमाने में ना हमारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप देखिए हॉलीवुड में नहीं, बट सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। शाहरुख खान है, शाहरुख खान मेरे को लास्ट टाइम पीछे मिला कहीं पे मुहूर्त पे, धर्म जी के ही शायद, यमला पगला दीवाना की, तो जा रहा था तो मैंने आवाज़ मारी उसको, अरे गुड्डू किधर है, गले मिले। सब ऐसे नहीं है। हाँ, और आई थिंक आज भी मैं उसको फ़ोन करूंगा, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह बात करेगा और समझेगा। सब ऐसे नहीं है, बट काफ़ी लोग मैंने देखा मेरी ज़िंदगी के अंदर आए जो बदल गए। क्यों बदल जाते हैं पता नहीं। सही है सर, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते, आप मिलते हो, पाँव छूते हो, जपियाँ डालते हो, आप गॉड फादर हो, भगवान हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाद में सब बदल जाते हैं जी। जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे टाइम के डायरेक्टर्स हैं, कि वो खाली क्यों बैठा। आई थिंक वो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे, वो ट्राई नहीं कर रहे। मैं आज भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं आज भी वेब सीरीज मैंने पूरी प्लान कर दी है खेर साहब के साथ। अनुपम खेर जी हैं, डिम्पल कपाड़िया जी हैं जी, जो फुल एक्शन पैक्ड फैमिली ड्रामा विद ड्रग एंड पॉलिटिक्स जी। तो मैं आज भी करना चाहता हूँ। मैं अभी भी दीवाना प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, दीवाना 2, यस आई एम प्लानिंग, और मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर भी दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, और हम भी साथ में रखेंगे। हाँ बिल्कुल साथ में रहेंगे सर। अभी तो हमारी ऑफ द कैमरा कितनी सारी डिस्कशन है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि निकलो यार और काम करो यार, ऐसा नहीं है। जी सही बात है सर। एक और टेक्निकल सवाल है, बट थोड़ा आपका इसके ऊपर मैं वो चाहूँगा कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। सर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाता है? या बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। डायरेक्टर वो बन सकता है जिसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। मतलब एक कहानी को चुनना, उसके अंदर सीन्स को इमेजिन करना कि कैसे कैसे सीन्स होंगे, क्या रिलेशनशिप को समझना, उसको उस चीज़ को फिर पर्दे पे लाना, डायरेक्टर को कैसे लाना है, वो टेक्निकली है। टेक्निक आपको आती है कि नहीं आती, वो आप सीख सकते हो, बट एक कहानी को चूज करना, उसको समझना, विजुअलाइजेशन। बहुत हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं। देखो, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, डिपार्टमेंट्स, जैसे मैं प्रोडक्शन मैनेजर से प्रोड्यूसर बना, प्रोड्यूसर से मैं डायरेक्टर बना, बहुत सारे एडिटर्स जी जो डायरेक्टर बने, बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर बने, बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर बने, दे आर फैंटास्टिक,
वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर कमाल है। अगर एक्टर है तो वो कमाल एक्टर है, एडिटर है तो कमाल एडिटर है, राइटर है तो कमाल एडिटर है। पर वो डायरेक्शन में सक्सेस नहीं मिली उनको। डायरेक्शन में उनको सक्सेस नहीं मिली कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी डायरेक्टर हो, जैसे एक एक्टर को 6 डायरेक्टर उसके साथ काम करते हैं, तो वो अलग अलग चीजें ढूंढ के लाते हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, सनी को कैसे प्रेजेंट करना है। मैं अलग सोचूंगा, अनिल शर्मा जी अलग सोचेंगे, राज संतोषी जी अलग सोचेंगे, बॉर्डर जेपी दत्ता साहब ने कुछ अलग सोची। बट लाए ना, सब चीजें अलग अलग चीजें लेके आए ना, मतलब बिल्ड किया। देन उसके बाद सनी की परफॉर्मेंस कि जो ये बंदा चाहता है मेरे को प्रेजेंट करना, उसको मैं कैसे स्क्रीन पे लेके आऊं। तो ये डायरेक्टर जो ऐसी सोच रखता है वो बन सकता है डायरेक्टर। सो मतलब उसको विजुअली बहुत ओपन होना चाहिए, विजुअली ओपन होना चाहिए। और आई मीन पता नहीं नहीं सर, आप बोलना चाहते हैं वो जरूर सुनना है मुझे। आप बोलना क्या चाहते हैं, बिकॉज आप ऐसे रन अवे नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज एज। चलिए, इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल है जो मुझे बहुत खलता है, आपको बोल भी रहा हूँ, बिकॉज सिंस वी आर इन दिस इंडस्ट्री एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। और कॉर्पोरेट के ज़माने में आपने क्या सर बदलाव देखे हैं पिछले 20 सालों में? आपने कॉर्पोरेट ने टेक ओवर किया, सो सर आपको क्या बदलाव दिखते हैं आज की डेट की सेटअप में और पहले के सेटअप में? पहले जो फिल्में बनाते थे वो निर्माता, प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते थे, अब बिजनेसमैन लोग फिल्म बना रहे हैं। बस यही फर्क है। करेक्ट। जो पहले के प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते थे वो दिल से बनाते थे। आप ये लोग भी दिल से बनाते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट एक जो फीलिंग होती है ना मेकर की जी, जैसे मैंने कभी बजट बना के फिल्म नहीं बनाई। मेरे को तो अब समझ में आने लगा कि रिकवरी कितनी होगी, कॉमर्स क्या है इसका, ये सब वर्ड्स ये सब कॉर्पोरेट लेके आया जी। पर मैंने तो कभी इतनी फिल्में बनाई मैंने, बट मेरे को कितना बचेगा, ये कितना कमाएगा। आजकल ये कि तेरे को इतना मिलेगा बॉस, ये इतना ले जाएगा, ये इतना, ये मेरा, ये तेरा। ऑन पेपर पैसे के लिए फिल्म बनती है। सही बात है। वो इमोशंस निकल गए, जो फिल्म को बनाने के लिए इमोशंस चाहिए थे, जो पैशन चाहिए था जी। और वो तो मैंने अभी आपके इंटरव्यू के शुरू के सेगमेंट में ही आपने बताया कि आपका करियर शुरू ही बजटिंग से हुआ है सर। हाँ, उसने मेरे को बोला आपका करियर की शुरुआत ही बजटिंग से हुई है। और एक बजट बनाने वाला जो एक इमोशनल इंसान होता है, आर्टिस्ट, और जो आज बिजनेसमैन जो बजट बनाने, दैट इज द प्रॉब्लम। फिल्म मैंने कभी नहीं बनाया था बजट जी। बोले कहानी चुनी है, ये कहानी में ये एक्टर अच्छा लगेगा, ये ले लेते चलो शुरू जी। मेरे को बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं मालूम जी। मेरे को ये होता था कि मेरे को बना के दिखाना है जी, यू राइट, कि मैंने बनाया है, ये सिनेमा मेरा है यार। इसलिए का बेबी आप इसलिए का बेबी। अभी मैं रिसेंटली एक बंदे को मिला, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो मैं क्या, मैं बोला ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है। उनका ये था कि एक्टर कौन है। मैं बोला सर आप सब्जेक्ट सुनो, फिर आपको मैं बताता हूँ एक्टर कौन है। नहीं सब्जेक्ट नहीं सुनना, क्या प्रोजेक्ट क्या है ये। तो मैं बोला 10 मिनट में मैं बता दूंगा आपको कि क्या है इस तरह का। वो बंदा सुनने को तैयार नहीं था। उसने बोला कॉमर्स बताओ। अच्छा। मैं अगर इतना पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को कितना बच रहा है। आपकी कहानी बहुत अच्छी हो, मेरे को एक जगह पे राइट भी लगे वो, उन्होंने बोला कि आपकी कहानी बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे पास 99 कहानियां बहुत अच्छी पड़ी हैं, पर जिसको हीरो नहीं करना चाहते। अच्छा। बट हीरो वो करना चाहता है जो फ्लॉप कहानी है। तो मैं तो उस पर पैसा लगाऊंगा। हाउ अनफॉर्चुनेट। ये भी एक रीजन है कि हमारा सिनेमा कहाँ जा रहा है। इससे तो यही समझ में आ रहा है सर कि उससे मेरा एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इंसान को इमोशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो इमोशनल है मेरे हिसाब से इस लाइन में वो चूतिया है। यहाँ इमोशंस काम नहीं करते। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, आपको तोड़ दिया जाएगा। राइट। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी आपके कंधे पे हाथ डाल देते हैं जी, और वो हाथ कब हट जाएगा जी, आपको पता भी नहीं चलेगा जी। यू राइट। तो इमोशंस के साथ काम मत करो। हाँ, सही बात है। आप हिट दे रहे हो, आपने 10 हिट दे दी तो 11वीं में भी आपके साथ लोग खड़े हैं। आपने एक फ्लॉप दी, लोग भाग जाएंगे। बड़ी अजीब सी लाइन है। आपने इतनी सारी कल्ट फिल्में दी हैं,
बिकॉज कहीं ना कहीं आपका एक मतलब दुख तो नहीं बोलूँगा बट आपका एक ये इंसाइट भी है इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज जितने लोगों को आपने अभी जैसे आपने सुनिधि का बीच में एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आई एम वेरी श्योर। बहुत है। और जहाँ पे यू फील लाइक इमोशनली डैमेज्ड कि यार जिन लोगों के साथ काम किया इतनी ब्लॉकबस्टर देने के बाद आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री में जो काम कर चुके हैं वो इज्जत देते हैं? नहीं देते। मैंने बोला सारे वैसे नहीं है, सारे वैसे नहीं सारे है, वैसे लेकिन नहीं मोस्ट है। ऑफ देम आर लाइक दिस। बहुत काफी- रेयर एक या, दो ब्रीड या, हैं जो वैसी हैं, नहीं या, तो या। बाकी तो उसी तरीके से हैं। तो सर अभी अगला फ्यूचर में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे अभी मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं, अच्छा। कॉल्ड शुभ चिंतक। अच्छा खेर साहब वगैरह सब हैं, खेर साहब हैं, डिम्पल कपाड़िया जी हैं। जी। वो है दीवाना 2 प्लान कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दीवाना। सो गुड्डू जी थैंक यू वेरी मच, विश Thank यू you. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank आपने you. टाइम दिया और अपने इतने इमोशनल और इतनी जर्नी के बारे में आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उससे क्योंकि हमारा जो चैनल है इससे ज़्यादातर ना जो दर्शक देखने वाले हैं वो सिनेमा लवर्स हैं, और इसीलिए शायद हमारा चैनल ग्रो भी कर रहा है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे चैनल पे वी शुड ब्रिंग पीपल जो हकदार हैं इस इंडस्ट्री में सेलिब्रेट करने के लिए, और उनको सेलिब्रेट अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना तो ये सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। ये हम अपनी बेवकूफ़ी बोलेंगे कि वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड। हम टीचर्स जो हमारे हैं हम उनके साथ ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री का हाल इसीलिए ऐसा होता जा रहा है, इसीलिए शायद लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये भी सवाल मेरा एक लास्ट है जहाँ पे एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज जिस तरीके की फिल्में आपने बनाई हैं वो सारी ना इंडियन सोल से जुड़ी हुई हैं। यू सी परिवार, कंट्री, इस तरीके से पूरी की पूरी फिल्में हैं। ये क्या रीज़न है कि साउथ की फिल्में आज भी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन रही हैं बनिस्पत की हिंदी फिल्में? इसका रीज़न आपको क्या लगता है? इसका रीज़न है कि हमारे जो मेकर्स हैं जिनके हाथ में इंडस्ट्री चली गई जी, वो ऐसा सिनेमा बनाने लगे जिसके अंदर मदर नहीं है, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, गरीबी नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, उनके इमोशंस ही खत्म हो गए। रिचनेस, अमीर, बाप है तो अमीर, बेटा है तो अमीर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अमीरों में फीलिंग्स नहीं होती या वो इमोशंस नहीं होते, बट जो गरीबी के या जो मिडिल क्लास के जो इमोशंस हुआ करते थे, जैसे दीवार थी जी, त्रिशूल थी जी, करण अर्जुन थी, घायल, घातक, जिद्दी, जीत, सलाखें, इस तरह की फिल्में बननी बंद हो गई। जी, ये फिल्में सारी साउथ बना रहा है जी, और वो लोग सक्सेसफुल है। जी, अब हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही हैं उसके अंदर गाने के पीछे 1000 डांसर डांस कर रहे हैं जो इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। जी, आज आप देखो पुष्पा इतनी बड़ी हिट हुई है, उसमें भी इमोशंस हैं। राइट। उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे को तेरी फोटो चाहिए सीएम के साथ, और वो मना कर देता है। वो अपनी वाइफ के लिए सीएम बदल देता है। इसे इमोशन, उसको खुश करने के लिए इमोशन है जी, वो निकल गया हमारे यहाँ से। जी, आई मीन दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इन आवर इंडस्ट्री। ये जितने बड़े एक्टर हैं, बिकॉज मैं तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में हूँ, आप देखिए इतने बड़े बड़े एक्टर जिस तरीके के रोल्स हैं, जिस तरीके का काम करते थे, तब दिखता भी था कि एक कैनवस है, एक बड़ा कैनवस है। आप देखिए आज हम लोग बात कर रहे थे एनिमल के बारे में, आप बता रहे थे हमें। वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बॉबी देओल को लोगों ने बोलते हैं विलन विलन विलन, जब मैंने पिक्चर देखी मुझे विलन नहीं लगा वो। उसका रिवेंज है, उसके फादर के साथ गलत हुआ है जी, मुझे तो हीरो लगा, एंटी हीरो लगा। राइट। मतलब आप उसको विलन बोल ही नहीं सकते। राइट। और कहानी तो बहुत, मुझे एनिमल की कहानी तो मतलब मुझे ऐसी लग रही थी कि साउथ वालों ने आपकी जिद्दी से उठाई है। आपको नहीं लगा? नहीं, मुझे लगा, बट एनीवेज सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। बहुत बहुत मजा आया, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू क्वाइट ऑफन। एंड हम भगवान से मैं तो दुआ करूंगा कि आपके साथ काम करने का मौका मिले, बिल्कुल, और हम अच्छे से काम करें। सर धन्यवाद वेरी मच सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विनीत जी के प्रोग्राम में आके बहुत मज़ा आया। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ किए हैं, बट आज बड़ा डिफरेंट था। वो बातें मैंने करी जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं करी। फ्राइडे टॉकीज को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों,
ये था हमारा खास एपिसोड गुड्डू धनोआ जी के साथ। आज के एपिसोड में गुड्डू धनोआ जी के शानदार करियर और उनकी फिल्मों के बारे में जानकर हम बहुत कुछ सीख गए हैं। उनकी कहानियां, उनके निर्माण की समझ और डायरेक्शन ने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी है। हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा शो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और ख़ास मेहमान के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।